हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। और यदि आप 12th क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप प्राप्त कर सके और साथ ही शेयर करें। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सत्ता के समकालीन केंद्रों के बारे में, यानी कि जो सत्ता के समकालीन केंद्र है वो किन्हें देखा जा रहा है, जैसे कि यूरोपीय संघ, आसियान संगठन, चीन जैसे देश, दक्षिण कोरिया जैसे देश। इन सभी देशों को ब्रिक्स जो संगठन है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये ऐसे संगठन है जिन्हें सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में देखा जा रहा है और ये भविष्य में अमेरिका जैसे देशों को चुनौती दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यूरोपीय संघ को, यूरोपियन यूनियन को। तो देखिए, जो यूरोपीय महाद्वीप है उनमें जो देश है यूरोप के, उन देशों में 27 देशों का एक ग्रुप है, 27 देशों का एक समूह है जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं या फिर यूरोपीय संघ कहते हैं। तो इसका फुल डिटेल देखते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, तो उसके बाद जो यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली थी, यानी कि बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान यूरोप के देशों को उठाना पड़ा था, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें ज़्यादातर यूरोप के देश थे, जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। ये सभी जो यूरोप की शक्तियाँ थी, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुए थे आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से। तो अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी इन्हीं देशों ने झेला। उसके बाद जो 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, उसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया, कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और दुनिया दो गुटों में बट गई और यूरोप भी दो गुटों में बट गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमे में चला गया था, पश्चिमी यूरोप अमेरिका के खेमे में। तो 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली थी, यानी कि शीत युद्ध ने कहीं ना कहीं मेल मिलाप को, यूरोप के देशों के मेल मिलाप को बढ़ावा दिया था शीत युद्ध ने। अब यूएसए जो है, अमेरिका, इसने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद दी थी, यानी कि उसके रीस्ट्रक्चर के लिए, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी थी, जिसे मार्शल योजना कहा जाता है। ठीक है, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई अमेरिका के द्वारा। ठीक है, 1949 में फिर यूरोपीय परिषद का गठन होता है और इससे राजनीतिक रूप से यूरोप के देश काफ़ी करीब आते हैं। फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया जाता है 1957 में, जिससे यूरोपीय संघ के जो देश थे वो आर्थिक रूप से करीब आते हैं। यहाँ पर यूरोपीय कम्युनिटी लिख दिया मैंने, यूरोपियन आर्थिक समुदाय होगा। ठीक है, इकोनॉमिक। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद राजनीतिक रूप प्राप्त कर लिया यूरोपीय संघ ने, और फिर अंततः फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी आई और यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई। उसके बाद यूरोपीय संघ में समान विदेश नीति, यानी इक्वल फॉरेन पॉलिसी, समान सुरक्षा नीति और आंतरिक मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और समान मुद्रा के चलन पर बल देना। तो जो मुद्रा है, जैसे कि यूएसए का डॉलर चलता है, भारत का रुपया चलता है, इसी प्रकार यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। ठीक है, यूरो। तो समान यूरो पे बल दिया गया है। उसके बाद यूरोपीय संघ का जो संविधान बनाने का एक प्रयास था 2003 में, परंतु वो असफल रहे संविधान बनाने में। फिर भी इनका एक राष्ट्रगान है अपना, इनकी समान मुद्रा है यूरो, और इसी प्रकार इनका एक झंडा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, नीले कलर के और गोल्डन स्टार वाले 12 सितारे होंगे, जो कि इनकी एकता, समग्रता के प्रतीक माना जाता है। साथ ही इनका स्थापना दिवस भी है। और यूरोपीय संघ के जो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, डेवलप है, यानी कि इकोनॉमी लेवल पे, पॉलिटिकली और ये डिफेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा उन्नत है, विकसित है। फिर विश्व व्यापार में हिस्सेदारी जो है इसकी, वो यूएसए से 3 गुनी अधिक है, यानी कि 3 टाइम ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है
विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की, और सैन्य ताकत में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। रक्षा बजट जो डिफेंस बजट है यूरोपीय संघ का, वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है जी। उसके बाद यूरोपीय संघ का एक देश है फ्रांस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है। इससे भी ये यूरोपीय संघ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। और साथ ही जो फ्रांस है वो परमाणु संपन्न देश, लगभग 350 परमाणु हथियार फ्रांस के पास होने की संभावना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो स्थिति है वो यूरोपीय संघ को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो देश है यूरोपीय संघ के, उनके देशों के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद भी देखने को मिलता है, क्योंकि सभी देशों का अपना एक विदेश नीति होता है, उनकी एक सुरक्षा नीति होती है। तो कभी कभी टकराव की स्थिति भी यूरोपीय संघ के देशों में देखने को मिलती है। जैसे कि अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमले किए थे, तो ब्रिटेन ने उसका साथ दिया। वहीं जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने इस हमले का अमेरिका के खिलाफ विरोध किया था। ठीक है, इसी प्रकार से यूरो जो मुद्रा है वो पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के देशों पे लागू नहीं है। कुछ ही देशों में, जैसे कि लगभग 19 देशों में यूरो मुद्रा चलती है और कुछ देशों में नहीं चलती है, वो अपनी करेंसी चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्वीडन, ये सारे देश। अंतरिक्ष उद्योग में, संचार प्रौद्योगिकी में भी दुनिया में यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों ने साझी मुद्रा यूरो का विरोध किया है। साथ ही मास्ट्रिक्ट संधि का भी स्वीडन और डेनमार्क ने विरोध किया है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इससे थोड़ा कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ के प्रभुत्वता में कमी देखने को मिलती है। साथ ही जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे मार्गरेट थैचर, इन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है। जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ का अब मेंबर नहीं है। 2016 में ये ब्रेग्जिट के तहत मतदान कराए गए थे ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, तो उन्होंने सहमति जाहिर की यूरोपीय संघ से अलग होने की, और अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है आसियान संगठन। तो देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, आसियान कहलाता है, जिसमें 10 देश हैं आज के समय में, और उस सभी का देखते हैं डिटेल। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व और 1945 तक एशिया का जो ये हिस्सा है आसियान देश, वो यूरोपीय व जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुए। यानी कि यूरोपीय देशों ने और जापान के देशों ने आसियान जैसे देशों को अपना कॉलोनी बनाया, अपना उपनिवेश बनाया और उन पे शासन किया। ठीक है, तो आर्थिक रूप से ये आसियान के देश पिछड़ गए, उनको गरीबी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी देश जब गुलाम बनता है तो उसका शोषण होता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर पैमाने पे। तो ऐसे ही आसियान के देशों को भी पिछड़ेपन का और गरीबी का शिकार होना पड़ा था। ठीक है, अब बांडुंग सम्मेलन होता है एशियाई एकता को कायम करने के लिए। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी चलाए जाते हैं एशिया एकता के लिए, यानी एशिया के देश आपस में एकजुट हो सके, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, बांडुंग सम्मेलन किए जाते हैं, परंतु उनसे कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो इसी के कारण दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो देश है, यही आसियान के देश, उन्होंने आसियान संगठन बनाया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने आसियान नाम से एक संगठन बना लिया। कब बनाया? 1967 में। तो 1967 में इस क्षेत्र ने 5 देशों ने, यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना कर दी। तो इसके जो कुल 10 देश है वर्तमान में, उसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दिया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो में आप जरूर देखें आर्ट्स फैकल्टी पर, 1 मिनट में आप याद कर लेंगे सब। ठीक है, और आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास को तेज करना, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, और जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत तेजी से विकास करना और साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त कर लेना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है आसियान देशों का। कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, और यूएनओ
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कायदे हैं, नियम हैं, उसका पालन करना, और साथ ही क्षेत्रीय शांति। तो आसियान के जो संस्थापक देश हैं, 5 देश हुए हैं, उसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, इफी थामसी, इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया, फी से फिलीपींस, था से थाईलैंड, और मा से मलेशिया, और सी से सिंगापुर। 5 देश। इसे आसियान वे भी कहा जाने लगा है, आसियान शैली भी कहा जाने लगा है इसको, आसियान संगठन को। और आसियान के जो कामकाज है उसमें राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान मतलब कि सभी राष्ट्रों का सम्मान करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर आसियान का जो दायरा है वो बड़ा है। 2003 में इसने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय नाम से 3 स्तंभों की स्थापना की है। ठीक है, इसी प्रकार आसियान जो है 2003 में आसियान के सदस्य देशों ने कई सारे समझौते किए, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य देशों ने शांति, सहयोग, निष्पक्षता, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना और सभी देशों के प्रभुता का सम्मान करना, इस पर बल दिया। उसके बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ या जापान जैसे देशों की तुलना में आसियान संगठन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी छोटी है, परंतु इन सभी देशों से और संगठन से काफ़ी तेज़ी से आसियान अपना विकास कर रहा है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका हो, इस पर भी बल दिया गया है। बहिर्मुखी भूमिका का मतलब है कि आसियान जो संगठन है वो केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में ही नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहिर्मुखी रूप में अपना अस्तित्व स्थापित करेंगे, यानी कि अपना वो नाम स्थापित करेंगे। ठीक है, उसके बाद आसियान ने निवेश, श्रम आदि जैसे मामलों में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भी बल दिया है, यानी कि एफटीए पर बल दिया है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार क्षेत्र पर बल दिया है, जिससे कि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने आसियान जैसे देशों की ओर देखना शुरू कर दिया है। फिर आसियान ने कंबोडिया के टकराव को रोका है, इसी प्रकार से पूर्वी तिमोर के मामले को भी संभाला है। फिर पूर्व एशियाई पर बातचीत करने के लिए 1999 से आसियान संगठन ने वार्षिक बैठक आयोजित करना शुरू कर दिया। फिर इसी प्रकार जो भारत है वो आसियान जैसे देशों से मुक्त व्यापार पर समझौते करने पर भी बल दिया है भारत ने, जैसे कि ईस्ट एक्ट पॉलिसी, पूरब देखो नीति के तहत भारत ने आसियान के देशों से जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों से मुक्त व्यापार पर बल दिया है, मुक्त व्यापार समझौते पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चाइना के बारे में, चाइना के स्थान के बारे में, भारत चाइना रिलेशन, इन सभी को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।